हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम लोग अपने इस वीडियो में कवर करेंगे लाइट चैप्टर से पूछे गए प्रश्न, जो कि हमारा दूसरा वीडियो होगा। इससे पहले भी हम लोग 20 क्वेश्चन कर चुके हैं, जो कि हमारे इसी टॉपिक से रिलेटेड थे और हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन थे। तो वो वीडियो हमारा लाइव वीडियो था। अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था आपके लिए। और ये भी वीडियो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। इसमें आप चेक भी कर सकते हैं कि हमसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं, कितने नहीं हो पा रहे हैं। तो इस तरीके से हम अपनी तैयारी को जज कर सकते हैं कि हमारी तैयारी अभी कैसी है, क्या मतलब हमें और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो बिल्कुल जो है पूरा वीडियो देखना, और ये जो पूछे हुए क्वेश्चन सारे होंगे और इनसे रिलेटेड और कोई अगर हमारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो हम लोग वो भी अपने इस वीडियो में बिल्कुल सारी जो हमारी संभावनाएं हैं, सारी पॉसिबिलिटी हैं, उनको बिल्कुल लेकर के चलेंगे। और इनसे रिलेटेड मतलब जो भी फैक्ट हैं उनको हम क्लियर करते चलें। ठीक है, आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, दोस्तों में शेयर करना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आपको, ऐसे ही इम्पोर्टेंट जो वीडियो है वो मिलते रहें। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर आज का वीडियो। देखिए, जो 440 नंबर का क्वेश्चन है हम लोग यहाँ तक कर चुके थे। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। 420 से 440 तक हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे, 20 क्वेश्चन किए थे। तो अगला क्वेश्चन हमारा है 41। देखिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है, लेकिन हमने इंग्लिश थोड़ा अलग कर रखी है, थोड़ा बड़ा हो रहा था क्वेश्चन, तो मैं अभी वो भी दिखा रहा हूँ। पहले आप हिंदी में पढ़ लेंगे। लिखा हुआ है कि किसी गोलाकार दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है। यानी कि कोई भी हमारा स्फेरिकल मिरर है तो उसका मेन फोकस क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। व्हाट इज द प्रिंसिपल फोकस ऑफ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, फिर इसके ऑप्शन रहेंगे। इट इज अ पॉइंट, इट इज a point from which the rays of light appear to be coming from the principal axis on a convex mirror। दूसरा वाला हमारा, it is point on the principal axis through which rays of light parallel to the principal axis pass after reflection or appear to be arising from the point on the principal axis। तो बी वाला बिल्कुल सही पॉइंट है। कह रहा है कि इट इज ए पॉइंट, ये पॉइंट होता है ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस पे होता है, थ्रू बीच जिसके द्वारा रेज ऑफ लाइट, जो रेज ऑफ लाइट हैं जो पैरेलल भी हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, पास करती हैं, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती हैं वो पास करती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन। यहाँ से वो रिफ्लेक्शन के बाद पास कर जाती हैं। तो बिल्कुल सही बात है कि अगर हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे चल रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो मिरर से टकराएंगी, और मिरर से टकराने के बाद ऐसे टकराएंगी, रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होकर जिस पॉइंट से जाएंगी वही हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस होता है। तो जो भी पैरेलल रे जाएंगी, टकराएंगी, और रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से जाती हैं वही क्या होता है, हमारा मुख्य फोकस होता है। हिंदी में भी आप देख लीजिएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो गया है। बी वाला देखिए क्या लिखा हुआ है कि यह प्रमुख अक्ष पर, यानी वही प्रिंसिपल एक्सिस पर एक बिंदु है जिसके माध्यम से प्रमुख अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें प्रतिबिंबित होने के बाद पारित होती हैं या मुख्य बिंदु पर इस बिंदु से उत्पन्न होती हुई दिखाई देती हैं। या तो वास्तव में वहाँ से वो पार होती हैं, पास होती हैं, या फिर उस बिंदु से उत्पन्न होती हुई दिखाई देती हैं कि उस बिंदु से आ रही हैं, निकल करके आ रही हैं, ऐसा लगता है, अपीयर होता है। ठीक है, तो यही वाला हमारा सही है। अच्छा, हम आपको टाइम देते चलें ताकि आप जो है अपने को चेक कर पाएँ, उसके बाद हम आंसर बताएंगे। ठीक है, चलिए बताइए। तो फिर 42 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पे रखा जाता है तो छवि बनेगी। कहाँ रखा जाता है? अवतल दर्पण हमारा है। अवतल दर्पण मतलब कॉनकेव मिरर, और वस्तु को हम लोग इनफाइनाइट पे रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रख रहे हैं, तो उसकी छवि मीन्स इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, कहाँ पे बनेगी। इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। इन अ कॉनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट विच ऑफ द फॉलोइंग अप्लाइज टू द इमेज। ठीक है, इमेज कहाँ पे बनेगा हमें यही बताना है। ठीक, जब इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट रखिए तब कहाँ पे इमेज बनेगा, बताइए जल्दी से कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर।
यहाँ पे ऑप्शन में कुछ गलत नंबर पड़े हुए हैं। यहाँ पे देखें, एक ऑप्शन जे हो गया, ठीक है, वी जे हो गया, सी जे हो गया, डी जे हो गया। वक्रता केंद्र, सी सी इधर क्यों डाल दिया? वक्रता के केंद्र पर वास्तविक उल्टी की कुछ नहीं है, ठीक है। वक्रता केंद्र पर एक ही आकार की, जो सी ही यहाँ पे पड़ा है, कुछ नहीं है। हाँ, ठीक है। वक्रता के केंद्र पर वास्तविक कॉमा है यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे सी है वहाँ पे कॉमा। हाँ। कौन सा ऑप्शन सही होगा आप तो आप देख सकते हैं। देखो पहला ऑप्शन क्या है, वक्रता के केंद्र पर वास्तविक उल्टी, ठीक है, अत्यधिक बड़ी हुई छवि। और बी वाला है वक्रता केंद्र पर एक ही आकार की वास्तविक उल्टी, ठीक है। अगला है वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस एफ के बीच वास्तविक उल्टी संकुचित। अगला डी वाला है कि केंद्र पर वास्तविक उल्टी अत्यधिक संकुचित, इनफाइनाइट पे रखी है। तो ऑप्शन यहाँ पे गलत दिख रहे हैं, दूसरा इंग्लिश वाले ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। ये प्रिंट होने में प्रॉब्लम हुई है। ए हो गया, बी हो गया, सी और डी, ठीक है। तो रियल देखो भाई, कनकेव में रियल तो बनेगी जब इनफाइनाइट पे, ठीक है। जब इनफाइनाइट पे है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब इनफाइनाइट पे हमारी ऑब्जेक्ट डाली जाती है तो हमेशा जो इमेज बनता है वो फोकस पे बनता है। और कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा, मीन्स इन्वर्टेड बनेगा और बहुत छोटा बनेगा। कैसा बनेगा? वेरी डिमिनिश्ड बनेगा, ठीक है, वेरी डिमिनिश्ड बनेगा, फोकस पे बनेगा। तो देखिए सी वाला ऑप्शन यहाँ पे देखिए कुछ मैच कर रहा है कि रियल, हाँ रियल बिल्कुल बनेगा, ठीक है, और इन्वर्टेड बनेगा, डिमिनिश्ड इमेज, ठीक है। बेटवीन नहीं, बेटवीन लगा दिया तो गलत हो गया फिर, ठीक है। रियल डी वाला देखिए, रियल, इन्वर्टेड, हाईली डिमिनिश्ड, इमीडिएट फोकस, डी वाला बिल्कुल सही है, ठीक है। तो कैसा है? रियल है, वास्तविक है, उल्टा इन्वर्टेड मतलब उल्टा, हाईली डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटा, और इमीडिएट फोकस। और कहाँ पे बनेगा? फोकस पे बन जाएगा, ठीक, समझ में आ गई। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है 443 लिखा कि अब तो दर्पण के वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है जिसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर रखी गई है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। और जब मैं आपको थ्योरेटिकल जब क्लास लिया था तो मैंने बताया भी था कि ऐसे क्वेश्चन बड़ा ही आपसे पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फटाफट हमें बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। 43 का क्या आंसर हो जाएगा इसका? एक अपतट दर्पण के वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है, इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? An object is placed at the center of curvature of a concave mirror. Its image is formed at। ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। चलिए, तो देखो जब भी हमारी जो ऑब्जेक्ट है वक्रता केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखी जाती है तो उसका जो इमेज है वो भी वक्रता केंद्र पे बन जाता है। उतनी ही साइज का बनता है, ठीक है। जितना मतलब बड़ी ऑब्जेक्ट थी, मान लो ऑब्जेक्ट की जो हाइट थी मान लो कि 10 सेंटीमीटर थी, तो 10 सेंटीमीटर का ही हमारा जो इमेज बनेगा वो भी 10 सेंटीमीटर का ही बनेगा और वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। उल्टा तो बनेगा ही। और दूसरा हमारा जो है कैसा होगा? रियल होगा, ठीक है, वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार का, और सी पर ही बन जाएगा, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर या हम कहें वक्रता केंद्र पर ही बन जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात। आगे चलते हैं हम लोग। फोर्टी 44 नंबर का जो क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकल लंबाई वाले एक उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, इसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है।
आप हमें इसका आंसर बताएं। ये बढ़िया क्वेश्चन है, आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आंसर आप बिल्कुल बता पाएंगे। थोड़ा सा ऊपर कर दूं तो इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं। An object is placed a distance of 20 centimeter from a convex lens. Of a focal length 10 centimeter. The image is formed at distance of, एक हमारा उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर की, और 20 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु को रखा जाता है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? डिस्टेंस पे बनेगा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए कि इस वस्तु की जो फोकल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ है वो कितनी है, एफ कितना है 10 सेंटीमीटर है। तो मुझे बताओ सी नहीं बल्कि आर कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी। तो हम लोग कहेंगे कि बिल्कुल सर की 20 सेंटीमीटर हो जाती है, क्योंकि हमारी रेडियस डबल होती है फोकल लेंथ की, फोकस दूरी की। ठीक है, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर पे ही वो वस्तु रखी गई है, मतलब इतनी डिस्टेंस पे रखी गई 20 पर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, जो हमारा वक्रता केंद्र होता है वहाँ तक की दूरी होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या कहाँ, सेंटर तक की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। तो यानी कि हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही वस्तु रखी गई है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब वस्तु रखी जाती है तो इमेज उसका कहाँ पे बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनता है, यानी कि वहीं पे बन जाएगा। तो वस्तु जो हमारी जहाँ पे रखी मतलब वहीं पे इमेज बनेगा, तो इमेज की डिस्टेंस कितनी होगी भाई, इमेज की डिस्टेंस तो वही रहेगी फिर जहाँ पे वस्तु रखी है। ठीक है, तो वस्तु कहाँ पर रखी है 20 सेंटीमीटर पर, तो इमेज डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। ठीक, बढ़िया क्वेश्चन था। चलते हम लोग आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 445 कि उत्तल लेंस की फोकल लंबाई 50 सेंटीमीटर है, इसकी शक्ति की गणना करिए। एन कॉन्वेक्स लेंस है जब फोकल लेंथ आप 25 सेंटीमीटर, कैलकुलेट इस पावर। अरे यार, हिंदी में 25 लिखा 50 लिखा है और इंग्लिश में 25 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 25 ही होगा जहाँ तक इंग्लिश वाला सही जाता है। तो हम लोग 25 के हिसाब से निकाल लें। यहाँ पर एफ कितना दिया है आपको, एफ दिया है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 ले रहे हैं, तो हमारा पी कितना होगा, पावर कितना होगा। तो पावर इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, जब सेंटीमीटर में दिया हो तो 100 अपान आप क्या कर दो एफ कर दीजिए। ठीक है, और अगर मीटर में दिया हो, जैसे यहाँ 25 मीटर दिया होता तो 1/25 करते। ठीक है, तो सेंटीमीटर में दिया है इसलिए हम लोग 100 अपान एफ करेंगे। ये बात भी आप ध्यान रखते हैं, आप जानते होंगे। तो यहाँ पे 100 अपान एफ की जगह कितना डालोगे आप, 25 डालोगे। 25 से काट दीजिएगा 100 को, तो 4 बार चला जाएगा, यानी कि 4 डायोप्टर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 डायोप्टर हो जाएगा। ठीक है, कैसा हो जाएगा, 4 डायोप्टर। जी हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। यहाँ पर बात समझ गए होंगे, फोकल लेंथ और हमारा पावर में जो रिलेशन होता है वो यही तो होता है। अगर नहीं पता तो आप लिख लो, पी इक्वल टू क्या होता है 1/एफ, और एफ अगर मीटर में है तो, ठीक है, एफ किस में है, मीटर में है। तो अगर एफ हमारी सेंटीमीटर हम ले रहे हैं तो 100/एफ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 100/एफ, अगर एफ कैसा है सेंटीमीटर में है तो। ठीक है, तो ये बात आप नोट कर लें। हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आपने जो थ्योरी वाली हमारी क्लास है वो नहीं देखी है तो ज़रूर वो लाइव क्लासेस हैं उनको एक बार देख लें, जिससे कि आपका बेस अच्छा हो जाए। और अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो एक बार लाइक ज़रूर कर दें आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है 446 नंबर का कि सी वक्रता केंद्र वाले किसी अवतल दर्पण मतलब कॉनकेव मिरर के फोकस बिंदु एफ पर रखे किसी वस्तु के प्रतिबिंब लिखा होना चाहिए यहाँ पर, प्रतिबिंब के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन लागू होता है। सी वक्रता केंद्र वाले किसी अवतल दर्पण के फोकस बिंदु एफ पर रखे किसी वस्तु होगा, यहाँ पे वस्तु इंग्लिश में दिखा देंगे, वस्तु के प्रतिबिंब के संदर्भ में। देखो वस्तु कहाँ रखी गई है, हमारी फोकस पे रखी गई है। ठीक है, वस्तु कहाँ रखी गई है, फोकस पे रखी गई है। और वो जो हमारा 400
46। आप इंग्लिश वाला निकालो, ठीक है। विद द कॉनकेव मिरर, कौन सा है कॉनकेव, यानी कि हमारा कौन सा मिरर है, अवतल दर्पण है, जिसका सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस द फोकस, फोकस पे जब वस्तु रखी गई है, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्लाइज फॉर द इमेज। हमने जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखी, फोकस पे रखी है। तो जब ऑब्जेक्ट हम फोकस पे रखते हैं तो क्या होता है, बताओ भाई ऑप्शन कौन सा सही हो सकता है। यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर कर दें, जब हमने वस्तु को कहाँ पे रखा है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है, बस आप नहीं सॉरी फोकस पे रखा है, कहाँ पे रखा, फोकस पे रखा है। तो ऐसे में क्या होगा, आप लोग जानते होंगे जब हमारी ऑब्जेक्ट हम फोकस पे रखते हैं, एक बार हम चाहेंगे कि आप ऑप्शन बताएं, ऑप्शन क्या सही है, उसके बाद हम आपको जो है सही ऑप्शन अपनी तरफ से बताते हैं क्या होगा। ठीक है, तो देखिए जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, फोकस पे रख देते हैं, तो हमारा इमेज जो है इनफाइनाइट पे बनता जा करके। जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट होता है तो इमेज फोकस पे बनता है। जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट मतलब बहुत दूर है तो हमारा जो इमेज बनेगा वो फोकस पे बनेगा। अब ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे डाल लो तो इमेज कहाँ चला जाता है, इनफाइनाइट पे चला जाता है और बहुत बड़ा बनता है, बस उसे बहुत बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा। और उल्टी है तो रियल जरूर होगा, वास्तविक जरूर होगा, उल्टा है तो वास्तविक जरूर होगा, उल्टे को हम इन्वर्टेड बोलते हैं। ठीक है, तो आप देख लो कि रियल होगा, इन्वर्टेड होगा मतलब उल्टा होगा, रियल मतलब वास्तविक, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, और वस्तु से बहुत बड़ा तो हाईली डिमिनिश्ड, सॉरी वेरी इनलार्ज बोलेंगे, इनलार्ज मतलब बहुत बड़ा, ठीक है, वेरी इनलार्ज बोलेंगे। तो देखिए पहला ऑप्शन है रियल, हाँ ठीक है, इन्वर्टेड इमेज सी है, सेम साइज नहीं, सेम साइज तो हो ही नहीं सकता, सी पे भी नहीं बनेगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है रियल है, इन्वर्टेड है, डिमिनिश्ड है, डिमिनिश्ड तो बिल्कुल ही बात खत्म कर दो, डिमिनिश्ड हो ही नहीं सकता है। सी वाला जो ऑप्शन है वो हमारा है कि रियल, इन्वर्टेड, हाईली एनलार्ज इमेज इन इनफाइनाइट, बिल्कुल सही ऑप्शन यही हो जाता है कि रियल भी रहेगा, इन्वर्टेड भी रहेगा, हाईली एनलार्ज बहुत बड़ा रहेगा इमेज, और इनफाइनाइट पे बनेगा। कहाँ पे बनेगा, इनफाइनाइट पे बनेगा। तो जी सारे क्वेश्चन हमारे पूछे हुए हैं, आप नीचे देख सकते हो कब कब पूछे गए हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अगला क्वेश्चन हमारा है 447 447 नंबर का, जिसमें लिखा है कि वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए, कैसा, रियल इमेज पाने के लिए, ठीक है, एक वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से, अवतल दर्पण मतलब कॉनकेव मिरर से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, मिरर से किसकी, जो हमारा इमेज है उसकी डिस्टेंस। आप समझ गए, हम इंग्लिश में भी बता रहे हैं कि हमारा क्या है, वास्तविक इमेज हमें बनाना है, ठीक है। और वस्तु जो है वो रखी गई है 30 सेंटीमीटर पर, और किससे, जो हमारा अवतल दर्पण है, और जिसकी फोकस दूरी भी आपको बता दी गई है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, यहाँ पे मोटा मोटा आपको बता दें कि यहाँ पे आपको फोकल लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी गई है कि ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखी जाती है। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम लोग हमेशा हमेशा यू से लिखते हैं, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा माइनस में ली जाती है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ऑलवेज कैसी ली जाती है, निगेटिव कंसीडर की जाती है, ठीक है। और यहाँ पे आपको इमेज कितनी दूरी पर बनेगा, प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, तो v आपको निकालना है, आपको f दिया, u दिया और v निकालना। हम लोग रिलेशन जानते हैं, इंग्लिश में भी जो बच्चे अगर पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। हम लोग रिलेशन जानते हैं इन तीनों में, फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी। क्या होता है, मिरर के केस में होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सारी वैल्यू पुटअप करेंगे और जो है आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो आंसर हमें निकाल के बताइएगा कितना आ रहा है हमारा आंसर। अगर नहीं आ रहा है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। इसमें आप डाल करके निकालो, देखिए कौन कौन निकाल पाता है, ठीक है। चलिए वो आप कर लेना, नहीं होता तो कमेंट जरूर करना, ठीक है। अगला जो है, नहीं अगर निकाल भी लेते हो समझ में ना आए, अगर पूछना चाहो तो कमेंट करना। एक गोली दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य बिंदु होता है जिसे कहते हैं, क्या लिखा है,
द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज अ पॉइंट कॉल्ड द, जो हमारा सेंटर पे पॉइंट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के। देखो तो कोई भी मिरर हमारा हो, चाहे हमारा कॉन्केव चाहे कन्वेक्स, तो एक साइड तो पॉलिश होती है और जो दूसरी साइड होती है यहाँ से रिफ्लेक्शन होता है, वही हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, या जिसको हम क्या बोलते हैं, परावर्तक सतह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परावर्तक सतह, जहाँ से परावर्तन होता है, जहाँ से रिफ्लेक्शन होता है, इसको रिफ्लेक्टिव हम सरफेस बोलते हैं। ठीक है। और इसका सेंटर जो पॉइंट होता है उसको हम पोल बोलते हैं, पोल, और हिंदी में बोलेंगे ध्रुव। क्या बोलेंगे? ध्रुव। तो इसके सेंटर पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ध्रुव। ठीक है। और अगर लेंस हो, लेंस में यार जो सेंटर पॉइंट होता है उसे सी से डिनोट करते हैं, वो होता है हमारा ऑप्टिकल सेंटर। क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर। उसे प्रकाशिक बिंदु बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रकाशिक बिंदु बोलेंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि हम लोग लेंस के केस में उसे प्रकाशिक बिंदु बोलते हैं और मिरर के केस में उसे हम ध्रुव बोलते हैं, यानी पोल बोलते हैं। ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। मैं लिख दूं यहाँ पर एक बार, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे या प्रकाशिक बिंदु बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रकाशिक बिंदु बोलेंगे। ठीक है। लेंस के केस में प्रकाशिक बिंदु होगा हमारा। तो हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन आपने देख लिया होगा, यहाँ पर ऑप्शन हमारा है पहला वाला। ठीक है, पोल या ध्रुव। अगला क्वेश्चन है हमारा 49 नंबर का, 449 नंबर का है, जिसमें लिखा कि 1.2 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अपतन दर्पण से 30 सेंटीमीटर पहले रखी हुई है। प्राप्त प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है? देखो यहाँ पर क्या क्या दे रखी है। एक तो वस्तु की ऊंचाई दे रखी है। ठीक है। वस्तु की ऊंचाई को हम लोग ओ से लिख लेते हैं। ऑब्जेक्ट हाइट तो वो हमारी है 1.2 सेंटीमीटर कि एक वस्तु दर्पण से इतनी सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी वस्तु की दूरी दे रखी है। वस्तु की दूरी दे रखी है आपकी, माइनस की ली जाएगी 60 सेंटीमीटर। क्या ली जाएगी? माइनस की 60 सेंटीमीटर। ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, फोकस दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर। अब जो फोकस दूरी है यार, ये हमने आपको नहीं बताया कि ये प्लस लें या माइनस लें। देखिए ये है कौन सा दर्पण? दर्पण जब हम देख लें तो उस हिसाब से हम लेनी पड़ती है। अगर दर्पण यहाँ पे अपतन दर्पण है और अपतन दर्पण की जो फोकस दूरी होती है इस तरीके से बनता है अपतन दर्पण, तो इसकी फोकस दूरी इधर को ली जाएगी, इधर को। और ये पोल होता है, तो इस पोल से अगर इधर को जितनी भी दूरियां ली जाती हैं वो कैसी ली जाती हैं? माइनस की ली जाती हैं। तो इसकी फोकस दूरी माइनस में ली जाएगी। कैसी ली जाएगी? माइनस में ली जाएगी। क्या क्या दिया था आपके पास? आपके पास ओ दिया है 1.2, आपके पास यू दिया है माइनस का 20 सेंटीमीटर, आपके पास एफ दिया है, नहीं 60 सेंटीमीटर है, एफ है हमारे पास माइनस का 20 सेंटीमीटर। ठीक है। एक दर्पण से 30 सेंटीमीटर पहले रखी जाती है। नहीं यार, यहाँ पर यू नहीं है, यू है 30 सेंटीमीटर, ये है यू। लिखा है कि 30 सेंटीमीटर पहले रखी जाती है। ठीक है। और वो जो 60 है वो इमेज डिस्टेंस है, वी है। वो 60 क्या है? वी है। ये यू है वो 30 होगा। यू कितना होगा आपका? यू हो जाएगा 30 माइनस का 30, यू हो जाएगा माइनस का 30। ठीक है। और वी हमारा हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा? 60 सेंटीमीटर। इतनी दूरी पर इमेज पाना है, इतनी दूरी पर इमेज पाना है। ठीक है। अब आप यहाँ पर बताओगे कि बी प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है। होने दो, कोई मतलब नहीं है अगर इतना नहीं समझ पा रहे हैं। हमें बताना क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई बतानी। क्या बतानी? प्रतिबिंब की ऊंचाई। आप ये भी जानते होंगे, यहाँ फिलहाल एफ से कोई मतलब भी नहीं है। एक होता है हमारा आई अपान ओ इक्वल टू बी अपान यू माइनस बी अपान। ठीक है। तो ये फार्मूला हम लोग लगा दें और यहाँ पर सारी वैल्यू अगर पुट कर दें, चलिए तो देखिए क्या आंसर हमारा निकल के आता है। आई अपान ओ इक्वल टू माइनस बी अपान यू। ठीक है। तो आई यहाँ पर, आई हम लोग कितना डालें? आई तो हमें पता नहीं, इमेज की ऊंचाई पूछी गई ना, इमेज कितनी ऊंचाई बनेगी, तो वही हमारा ऐसे रहेगा। ओ की जगह पर हम लोग 1.2 डालेंगे
और v की जगह पे हम लोग यहाँ पे डालेंगे 60 और u की जगह पे डालेंगे कितना, डाल देंगे क्या 30 डाल लेंगे। ठीक है, माइनस को अभी हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि हाँ माइनस को देख लेते हैं क्योंकि ऑप्शन में माइनस है। ठीक है, तो u तो माइनस का रहेगा, फार्मूले में भी माइनस होता है, फार्मूले में भी माइनस होता है। और b कैसा होगा, क्या आप अंदाज लगा सकते हो b कैसा होगा, क्योंकि इसकी फोकस दूरी हमको बता दी गई है 20 सेंटीमीटर है और वस्तु रखी गई है कहाँ पर 30 सेंटीमीटर, लेकिन फोकस दूरी से बाहर रखी गई है। जब फोकस दूरी से दूर वस्तुएं रखी जाती हैं तो हमेशा इमेज इसी साइड में बन जाता है, मतलब जिधर वस्तु रखी जाती है उधर ही बन जाता है। जब हमारी वस्तु जो है फोकस के अंदर आ जाती है, फोकस पोल के बीच आ जाती, तो इमेज दूसरी साइड में निकल जाता है अवतल दर्पण के केस में। ठीक है, हम लोग अपनी थ्योरी वाली क्लास में पढ़े। तो यहाँ पे बी भी हमारा कैसा लिया जाएगा, माइनस का लिया जाएगा, तो वो माइनस और ये बी माइनस का 60 डालोगे तो प्लस हो गया, एक माइनस आएगा, एक माइनस आएगा हमारा। अब हम लोग देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, आई की वैल्यू निकालेंगे तो इसको जो है उधर को भेज देंगे, ये यहाँ अपान में उधर डिवाइड में पहुँच जाएगा, तो 60 के पास आ जाएगा 1.2 उधर को जंप कर जाएगा। अब इसको काट पीट लेना, इससे इसको काट दें अगर तो 2 आ जाएगा। ठीक है, और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें 2 की और 1.2 की, 12 दूनी 24, 2.4 आ रहा, कितना आ रहा 2.4 आ रहा। अब 2.4 में दो ऑप्शन है, यहाँ पर माइनस साइन किसी में लगा होगा तो माइनस वाला ऑप्शन हो जाएगा। देखते हैं हिंदी में, इंग्लिश में कहीं माइनस साइन लगा हुआ है, हाँ तो सी में अब देखो माइनस साइन लगा हुआ है, तो यही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब समझ में आया कि नहीं समझ में आया, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, तो हम लोग जो है अपनी बोर्ड पर भी जो है एक बार जो है न्यूमेरिकल वाली क्लास लेकर के आ जाएंगे। ठीक है, अगर आपको ज़रूरत लग रही है तो। अगला क्वेश्चन हमारा है 50 नंबर का, जिसमें लिखा कि अवतल दर्पण की वक्रता की त्रिज्या, मतलब वक्रता की त्रिज्या जिसे आर से लिखते हैं, जिसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, 30 सेंटीमीटर है। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अनुसार इसकी फोकल लंबाई को किस तरह व्यक्त किया जाएगा। इसकी रेडियस है, देखो भाई कितनी है, इतना है 30 सेंटीमीटर है, कौन अवतल दर्पण है। और अवतल दर्पण की जो रेडियस होगी ना वो माइनस की 30 होगी, क्यों यार अवतल दर्पण में रेडियस भी तो इधर ही होती है, इधर को। ठीक है, और पोल से जब इधर को हम जितनी भी दूरियां नापते हैं वो कैसी लेते हैं हम लोग, माइनस की लेते हैं। तो आर हमारा 30 हो गया, तो एफ कितना हो जाएगा, 30 का आधा 15, माइनस का 15 आ जाएगा। ठीक है, अब बताइए कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पर, ये हमारा ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, मैंने थोड़ा सा जल्दी थी तो मैंने आपको टाइम नहीं दिया, चलिए कोई बात नहीं है, आप समझ सकते थे कि कौन सा हमें क्वेश्चन आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो अब जी वाला बताइए। अच्छा आप जो हमारा 51 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होती है, द स्पीड ऑफ द लाइट मैक्सिमम इन विच मीडियम, किस मीडियम में हमारी जो लाइट है उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। तो हवा में, पानी में, निर्वात में या कांच में, यानी कि एयर हो गया, वाटर हो गया, वैक्यूम हो गया, या फिर हमारा गिलास हो गया। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आप बता ही देंगे। तो हमारा क्या सही ऑप्शन हो जाता है, बी सही ऑप्शन हो जाता है, यानी कि वैक्यूम निर्वात में सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है 52 नंबर का, जिसमें क्या लिखा हुआ है आप पढ़ सकते हैं। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने रेडियोधर्मी तत्व रेडियम की खोज की थी। भैया रेडियम की खोज किसने की थी, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और मुझे पता है कि आपसे बहुत लोग इसमें गलती कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन वैसा है नहीं। अगर यहाँ पे ऑप्शन होता वो भी तो आप गलती कर जाते। देखिए नीचे क्या क्या ऑप्शन है, क्या यही है नीचे भी, हाँ यही नीचे भी है, बल्कि नीचे यहाँ पर कुछ और गलत ऑप्शन दे दिए इधर का उधर हो गया कुछ, चलिए कोई बात नहीं, सही हो, हिंदी वाले ऑप्शन सही है। आप यही बताइए इनमें कौन सा होगा, रेडियो एक्टिव तत्व रेडियम की खोज किसने की। ठीक है, तत्व रेडियम की खोज, अगर तत्व रेडियम की खोज की बात कही जाए तो मैडम क्यूरी ने की है। अगर रेडियो एक्टिविटा की बोला जाए कि रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की, रेडियो एक्टिविटी, तो रेडियो एक्टिविटी की जो डिस्कवरी की है वो किसने की, हेनरी बैकुरल जी ने की। किसने की, हेनरी बैकुरल। ठीक है, बैकुरल लिखते हैं।
तो उन्होंने की है किसकी, रेडियो एक्टिविता या फिर हम कहेंगे रेडियो एक्टिविटी की जो डिस्कवरी है वो हेनरी बैकलर जी ने की है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, इनमें बहुत ज़्यादा आप लोग कंफ्यूज होते हो। तो मैडम क्यूरी ने क्या, जो रेडियम हमारा एलिमेंट है और रेडियम जो एलिमेंट है उसका सिंबल होता है आर ए, कैसा आर ए। और जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट वो होते हैं जो ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, अपने अंदर से कुछ जो हमारे रेडिएशन है उनको एमिट करते रहते हैं, बाहर निकालते रहते हैं। ठीक है, जिनको हम अल्फा बीटा गामा रे भी कहते हैं, वही रेडिएशन को नाम देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन से वैज्ञानिक ने दो आवेशित कणों के बीच आकर्षण प्रतिकर्षण के बल को नियंत्रित करने वाला नियम दिया था? भाई ये तो हमारा कहीं कहीं दूसरे टॉपिक से आ गया है। फिलहाल आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के नियम, बल को नियंत्रित करने वाला नियम किसने दिया? जाहिर सी बात है, यहाँ पर कूलाम जी ने दिया था। बलों के बीच जो हमारे चार्ज हैं उनके बीच जो बल लगता है तो वो कूलाम जी ने बताया था। क्या होता है हम लोग बात भी करेंगे। यहाँ से टॉपिक अब चेंज हो गया, तो हमारे जो है लाइट से संबंधित जो क्वेश्चन थे वो यहाँ तक थे। हाँ 151 तक थे, सॉरी 451 तक थे। ठीक है, तो अब यहाँ तक हमारे क्वेश्चन जो भी लाइट से पूछे गए थे हमने कवर कर लिए हैं। अगला जो वीडियो हमारा होगा वो होगा हमारा जो हमारे ऑपरेटर होते हैं, प्रकाशिक उपकरण होते हैं, उन पर हम लेकर के आएंगे। तो बिल्कुल आप तैयार रहें, वो वीडियो आपको कल मिल जाएगा। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो बिल्कुल आप लाइक करें और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाते रहेंगे और जहाँ जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी हम लोग अपनी बोर्ड पर भी क्लास लाते रहेंगे। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।